वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिलाखिर वैक्सीन लगवा ली और इससे बहुत आम वो लोग भी मोटिवेट होंगे जो सरकारी वैक्सीन होने के बावजूद डाउट का शिकार थे। और ये अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने आज वैक्सीन लगवाई है और बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को लगवाने के लिए। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने वैक्सीन तो लगवा ली क्योंकि वो सरकारी उस एज की कैटेगरी में 60+ 70+ में आते हैं, जिसके लिए हुकूमत ने जो है वो बड़ा अच्छा वैक्सीनेशन सिस्टम बनाया हुआ है। एक्सपो सेंटर को तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, बिल्कुल एक गैर मुल्की हॉस्पिटल की तरह वहाँ पे वैक्सीनेट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जो लोग 60 से कम उम्र के हैं और जो प्राइवेटली लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी सरकारी तौर पे तो शायद 70 से ऊपर या 60 से ऊपर वालों के लिए भी पूरी डोज नहीं आई, सिर्फ 10 लाख डोजेज जो हैं वो चाइना से मंगवाई गई हैं। 5 लाख उन्होंने दिए, 5 लाख हमने खरीदी हैं गालिबन। तो जो प्राइवेट 22 करोड़ की आबादी है तो 10 लाख की डोज तो पूरी नहीं कर सकती, तो प्राइवेट इंटरप्राइज को लाना ही पड़ेगा बीच में। लेकिन देखने में आएगा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत डिले किया गया है। पूरी दुनिया के अंदर FDA जैसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है मेडिसिन की अमेरिका में, उन्होंने जो है फेडरल ड्रग अथॉरिटी जो उनकी है, उन्होंने वो काम किया जो वो कई सालों में किया करते थे। उन्होंने हफ्तों और दिनों के अंदर जो है वो अप्रूव किया सही वैक्सीन को। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की तरह इसमें भी डिले नज़र आया। डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन ला चुका, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट लैब्स और हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के तैयार हैं देने के लिए, लेकिन कभी ड्रैप पे आके मामला अटक जाता है प्राइस फिक्सेशन का, कभी किसी और चीज़ का मामला अटक जाता है। तो आज की डेट तक हालांकि जहाज़ लैंड कर चुका है कराची में कल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पुतनिक 5 प्राइवेट मेडिसिन वैक्सीन का, जिससे लोगों को बड़ी खुशी मिल सकती है, लोगों की ज़िंदगी में सहूलत आ सकती है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस डिटर्मिन नहीं की तो मामला जू का तू लटका हुआ है। हमारे साथ थोड़ी देर के लिए है असद उमर साहब, जो ऑब्वियसली इन तमाम मामला को जानते हैं। असद उमर साहब, ऑब्वियसली 5 लाख 10 लाख जितनी वैक्सीन सरकारी हैं उससे पूरा मामला इस मुल्क का तो हल होने वाला नहीं। तो हमारे पास प्राइवेट ऑप्शन मौजूद है, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर लाने को तैयार हैं और आ भी चुकी है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही क्योंकि हुकूमत ने डिले कर दिया है प्राइस को फिक्स करने में। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर, पहली बात तो शायद वैक्सीन आज आई है या कल शाम को पहुंची थी, उसके अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन का तरीका, क्योंकि आमतौर पे ड्रैप जो प्राइस सेट करती है किसी भी अद्वियात में से या और मेडिकल चीज़ों की, तो वो इंटरनेशनल प्राइस एक बेंचमार्क मार्केट प्राइस होती है, उसकी बुनियाद पे वो मैक्सिमम प्राइस सेट करती है। इस वैक्सीन की इस वक्त कोई इस्टेब्लिश प्राइवेट मार्केट की प्राइस है नहीं, तो वो ड्रैप कानून के अंदर एक लेजिस्लेशन के अंदर गुंजाइश मौजूद थी कि लैंडेड कॉस्ट की बेसिस पे और एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप के साथ वो प्राइस सेट की जा सकती है। ये अभी इनकी प्राइस लैंड की है, इन्होंने वो देनी होगी, लैंडेड कॉस्ट की अपनी जो है कैलकुलेशन देनी होगी, वो शायद प्रॉब्ली कल सुबह दे देंगे और उसके बाद जो है वो सर्कुलेशन से ही उसकी अप्रूवल कर दी जाएगी, तो प्रॉब्ली कल शाम। ये जो आप कह रहे हैं फार्मा 2018 का लॉ था जिसके अंदर ये तय कर दिया गया था कि ड्रैप जो है वो अगर कोई वैक्सीन या मेडिसिन नई पाकिस्तान में आएगी जिसकी प्राइस का किसी को नहीं पता, तो लैंडिंग प्राइस से 40% ऊपर रख के इसको दे दिया जाएगा। लेकिन ये मामला एक दिन की फैसला साजी थी, इसके लिए हुकूमत को हफ्तों और महीनों लग गए हैं कि वो अभी तक इसको तय नहीं कर सकी। एक दिन का काम है। असद साहब, इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? कल आई है और हम कह रहे हैं कि कल इसका फाइनल अप्रूवल काबीना तक का अप्रूवल हो चुका होगा। ये 48 घंटे के अंदर ये ताखीर तो मेरी माजरत के साथ डेफिनेशन नहीं होगा। जिस तरीके से हुकूमती चीजें हमारी काम करती हैं उस लिहाज से तो ये एक बेइंतहा तेज प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। राइट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं कल प्राइस इसकी डिटरमिन कर दी जाएगी, तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी दी जाएगी अस्पतालों के साथ साथ? सर, इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी जो भी उसके अंदर बंदिशें थी जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो हमने सब देख के एक एक करके तमाम रिमूव कर दी थी, ताकि कोई ऐसी रुकावट ना हो। प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करना चाहे, कोई सूबाई हुकूमत इंपोर्ट करना चाहे, उनके दरमियान कोई रुकावट ना हो, तो वो हमने सब क्लियर कर दी थी। सिर्फ एक बंदिश जो लगाई गई थी वो ये है कि आप इसको नॉर्मल एक दवाई की तरह या नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं बेच सकते। ये सिर्फ वो इदारे जो वैक्सीनेशन करने के लिए, कोविड की वैक्सीनेशन करने के लिए अप्रूव किए गए हैं, उनके जरिए आपने ये करना है। तो वो अस्पताल जितने भी हैं या वो जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, उनमें से ये किसी के जरिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप खबर दे रहे हैं कल तक कीमत तय कर ली जाएगी और फिर ये अवेलेबल होगी लोगों को? जी इंशाल्लाह। अगर जो इंपोर्टर है उन्होंने अपनी लैंडेड कॉस्ट की कैलकुलेशन दे दी जो उनको दे देनी चाहिए थी, उसकी जो कैबिनेट ने पिछले हफ्ते इसकी अप्रूवल दे दी थी इस प्रोसीजर की, वो नोटिफाई भी हो गया है। तो एंड आई एम श्योर उन्होंने जब वैक्सीन इंपोर्ट की है तो जाहिर है वो लैंडेड कॉस्ट की वो भी दे देंगे। तो ये मेरे ख्याल में कल तक जो है बाय सर्कुलेशन लैंडेड कॉस्ट जो है आज उन्होंने दे दी है, तो इसका मतलब ये कोई मसला नहीं होगा आपके नज़दीक और पूरे पाकिस्तान में खरीदी जाएगी प्राइवेटली?
जी, वो हमने कामरान इसको एंटिसिपेट करते हुए पहले ही से हमने कहा इससे पहले कि उनकी आए एक नहीं थी, बहुत सारी चीजें जो है वो रुकावट बनती थी, वो हमने सबको एक एक देख के और सब रिमूव कर दिए गए थे ताकि कोई रुकावट नहीं ना हो। कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई भी सूबाई हुकूमत अगर इंपोर्ट करना चाहती है तो वो आज़ाद हैं इसको इंपोर्ट करने। अच्छा साहब, ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई पाकिस्तानी कौम के लिए कि प्राइवेटली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको अब खरीद सकेंगे। कल से प्राइस डिटर्मिन कर दी जाएगी। हमारे साथ कामरान मिर्जा साहब मौजूद हैं जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन के को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आप ये बता दीजिए कि ये बात सही है कि जहाज़ लैंड भी कर गया कल और आपने प्राइस भी हुकूमत को सबमिट कर दी है, लैंडिंग प्राइस, और कितनी डोज फिर आई है इसकी अभी फिलहाल? जी थैंक यू कामरान साहब। इसकी बिल्कुल ये कल हमारी जो फर्स्ट शिपमेंट है लैंड कर चुकी है कल रात को, और इस वक्त हमारे पास 50,000 डोजेज आई हैं फर्स्ट शिपमेंट में, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड अभी रेगुलर इंटरवल्स पे ये शिपमेंट्स आती रहेंगी। ये असद उमर साहब ने जो अभी पॉइंट हाईलाइट किया, आई टोटली एग्री विद हिम कि ये 2018 की प्राइसिंग पॉलिसी में एक ऑलरेडी प्रोविजन अवेलेबल है जिसमें लैंडेड कॉस्ट प्लस सर्टेन मार्कअप ऐड करके आप ऐसी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिटरमिन कर सकते हैं जिनकी रेफरेंस प्राइसिंग अवेलेबल नहीं है। हाउएवर इसी पॉइंट को मैं लेता हुआ एक थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पर्टिकुलर ये जो फॉर्मूला है, जब कल डीपीसी जो असद साहब ने भी बताया कि कल प्राइसिंग डिटरमिन हो जाएगी, वो जब मीटिंग हो रही हो तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस एस्पेक्ट को प्रॉपर्ली कैप्चर करें कि लैंडेड कॉस्ट की बेसिस पे और फर्दर उस पर 40% मार्कअप ऐड करें। अदरवाइज ये जो प्रपोजिशन है, आपके ख्याल में इसकी लैंडेड कॉस्ट क्या है अभी आम पाकिस्तानी के लिए? उसके बाद 40% उसमें ऐड भी होना है, तो लैंडेड कॉस्ट 2 डोजेस की क्या है या 1 डोज की क्या बनेगी? सर इस वक्त जो हमारी पूरी लैंडेड कॉस्ट प्लस फॉर्मूला जो प्राइसिंग पॉलिसी में दिया हुआ है, अगर मैं पूरा फॉर्मूला उस एज इज अप्लाई कर दूं तो इसकी जो 1 डोज की कॉस्ट होगी वो लगभग 6,500 के करीब की होगी। 6,500 1 डोज की कॉस्ट होगी जी, 1 डोज की। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये बड़ी अच्छी बात है उमर साहब ने बताया कि कल वो प्राइस अनाउंस कर दें। कल अगर वो प्राइस अनाउंस करते हैं तो आपका एक जहाज लैंड कर चुका है, कितने दिनों या हफ्तों में आप जो है वो पूरे पाकिस्तान में पहुंचा देंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी लाहौर कराची के दरमियान? सर ये फर्स्ट जो अभी शिपमेंट आई है, जैसे कि मैं बताया कि 50,000 डोजेज हैं, ये तो हम इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स जो गवर्नमेंट के निम्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स होंगे उनको अवेलेबल। लेकिन किस शहर में करेंगे आप? कोई टारगेट किया आपने शहर? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों शहरों में विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये अवेलेबल होगी। ठीक, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। तो और लास्ट क्वेश्चन कि 1 महीने में कितनी आपकी कैपेबिलिटी है ये इस तरह की डोजेस लाने की? क्योंकि अब तो ये चैनल खुल गया है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, कल प्राइस अनाउंस कर रहे हो। तो सर हम कम से कम 1 मिलियन डोजेस नेक्स्ट एक महीने में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अच्छी बात है जी। 1 मिलियन डोज अगर भी आ जाए महीने में तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका आप तारुफ करा दो व्यूअर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था वैक्सीन का, कोरोना की तीसरी लहर है, आज प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवा ली है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि गवर्नमेंट कह रही है, असद उमर साहब कह रहे हैं कि कल वो प्राइस अनाउंस कर देंगे, और इसका मतलब ये कि 48 आवर्स में प्राइवेटली भी रशियन ये जो प्राइवेट है स्पुतनिक 5 वो अवेलेबल होगी हॉस्पिटल्स में और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो उसको गवर्नमेंट अप्रूव करेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उज़मा बुखारी साहिबा, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाऊँ क्विकली, डॉक्टर साहिबा सिर्फ मुझे बता दीजिए कि एक सवाल ये उठ रहा है कि हॉस्पिटल्स में तो एडमिनिस्ट्रेट अभी भी हो रही है ऑफिशियल वैक्सीन जो है, जो चाइनीज़ वैक्सीन है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर आना चाहते हैं। लेकिन क्या आपकी तरफ से इसमें इंकरेजमेंट है? क्या आप उनके वैक्सीनेशन सेंटर अब तक जो है उनको इंस्पेक्ट कर चुके हैं, या आप समझते नहीं पहली प्रायोरिटी हॉस्पिटल्स को मिलनी चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए? हालांकि प्राइस तो हर जगह एक जैसी होगी। अब मेरा ख्याल है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने की है वो ये है कि सारे जितने हॉस्पिटल्स ने अप्लाई किया था उनके सारे सेंटर्स जो हैं उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन हो चुकी है। इंस्पेक्शन होने के बाद आज हेल्थ केयर कमीशन ने उनकी जिन की अप्रूवल दी है वो डीजी हेल्थ के पास, और वो अब हम NCOC के पास भेज रहे हैं, क्योंकि जो भी होगा जिस तरह आपसे बताया है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस वैक्सीन के एंड ऑफ द डे दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हॉस्पिटल्स व्हिच आर नाउ रजिस्टर्ड विद NCOC के। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उनको भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? प्राइवेट लैब्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के? बिल्कुल सब प्राइवेट है, ये सिर्फ प्राइवेट, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने और जो DG हेल्थिंग के सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इस दवाई में से हम लोग बिल्कुल कोई दवाई नहीं ले रहे। हुकूमत के पास अपनी वैक्सीन की सप्लाई है जो जारी है इस वक्त, और आपको पता है कि एट द मोमेंट हमने आज के दिन तक इस वक्त 70,000 से ज़्यादा बुजुर्गवारों को। नहीं, मैंने अभी आपको तारीफ की है, एक्सपो सेंटर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये बात सही है। पॉलिटिक्स की तरफ पंजाब में चल रहा है, पूरे जो मैंने विटनेस किया, मैंने बताया पूरे पंजाब में चल रहा होगा, आप सही कह रही है, पंजाब में चल रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो इसमें मैं आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा। कोई शिकायत कहीं से बिल्कुल सही। ये पॉलिटिक्स पे चल पड़ते हैं। इस वक्त तो पोजीशन ये चल रही है कि हुकूमत को आराम से 2.5 साल व्यूज़ आप जानते हैं अगले मिल चुके हैं। पीपल्स पार्टी को बहुत से लोग कह रहे हैं उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अपनी गवर्नमेंट कौन जनाब वो सेक्रीफाइस करता है सिंध की, जबकि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली पीपल्स पार्टी ने नून लीग को आगे लगा के अपने सारे काम करवा लिए, सेनेट का टिकट भी करवा लिया। अगर वो बीच में वो मसला ना होता तो सेनेट का चेयरमैन बन जाता, और अब उन्होंने नून लीग को बंद गली में छोड़ दिया है। तो अलायंस जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। अलायंस टूटने का मतलब ये हुकूमत के खिलाफ रिजॉल्व में कमज़ोरी नज़र आ रही है, और हुकूमत जो आगे ही मजबूत है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, वो इसको और एडवांटेज लेगी, और पता नहीं अवाम को फिर रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। ये सवाल उठ के आया सामने। उस्मा बुखारी साहिबा, आपको लगता है कि अब आपके पास अगले 2.5 साल, जबकि पीपल्स पार्टी भी आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, आप अगले 2.5 साल आप तनकीद तो करें गवर्नमेंट पे, वो आपका काम है, लेकिन अब ये इस तरह के दावे बड़े बड़े कोविड के अंदर ना करेंगे, लोगों को निकालेंगे, गली गली में पीडीएम जाएगी, धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, ये हुकूमत चलेगी नहीं, कोविड से बड़ा खतरा ये गवर्नमेंट, अब ये तो आप नहीं करेंगे। और साथ ही ये जवाब भी दे दीजिए, आपको लगता है जरदारी साहब ने आप लोगों को इस्तेमाल किया और बंद गली में छोड़ दिया? बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो एक मैं बहुत क्विकली 2-3 बातें कोविड के हवाले से करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे अफसोस हुआ, असद उमर साहब ने कहा कि वो बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं। कोविड को जो है वो आए हुए 1 साल हो गया। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ज़रा इनकी फिगर्स निकाल के देखिए कि वो अपनी आबादी की कितनी परसेंटेज को ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके हैं, और हम तो अभी तक अपने मुल्क के अंदर पहले वैक्सीन जो है वो मुफ्ते की जो हमें मिली थी, जो खैरात मिली थी, हम वो जो है वो तकसीम कर रहे थे। और अल्लाह करे ये हाल इसका जो है वो ना हो जो कोरोना की जो टेस्टिंग जो है उसके हवाले से हुआ। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की प्राइवेटली जो टेस्टिंग है वो 6,500 से शुरू होती है, 9,000। अब मेरे सवाल 2 मैंने आपसे किए, और हमारी जो कैंसर की आ रही हो कैंसर की जो अद्वियात हैं वो बंद कर दी हैं, उनका नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। जो मुफ्त अद्वियात मिला करती थी शहबाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अल्लाह करे उस तरफ भी इस हुकूमत का ध्यान आ जाए। अब आ जाते हैं आपके सियासी सवाल के ऊपर। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की एक हमेशा की सियासत की एक बैकग्राउंड रही है, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना बैगेज है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग के पास है, नून लीग के पास पीपल्स पार्टी के हवाले से होगा। और हम एक इत्तेहाद में ज़रूर आए थे, वो इस हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन करने के लिए। अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया आपने। और जाहिर है अब ये पीपल्स पार्टी को फैसला करना है कि उनको इस इत्तेहाद में रहना है कि नहीं। बाकी 9 पार्टियां तो जो है वो अपना उस्मा साहिबा, वो तो आप सेनेट में अपना आपके मुकाबले पे ऑपोजिशन लीडर उतार रहे हैं शेर रहमान को, तो फैसला क्या कर रहे हैं? आप लोग सेनेट में भी लड़ रहे हैं, आप लोग PDM में भी लड़ रहे हैं। अवाम को हकायक बताएं कि आपकी राय जुदा हो चुकी है और आपने क्या फैसला करना है, ये बताएं लोगों को। आप रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे माइनस पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी को हमारे साथ बाइंडिंग नहीं है कामरान साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी होगी तो हम अपने फैसले करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं भी यही कह रहा हूं। अपने फैसले खुद करने हैं। जी, पीपल्स पार्टी अगर अपने तौर के ऊपर कोई और ऑपोजिशन करना चाहती है, उसकी मर्जी है, वो उसका हक है, वो जरूर करे। लेकिन हमने क्या करना है और हमने अपनी पॉलिटिक्स को आगे कैसे लेके जाना है, इसका फैसला सिर्फ PMLN करेगी। और जहां तक सेनेट में उनकी बात है तो अच्छी बात है। अगर वो इस तरह से मुख्तलिफ कदम उठाकर किसी आखिरी साइड पर जाना चाहते हैं तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम आखिरी टाइम तक कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेटी का फैसला करे, और वो फैसला ना करे जो आवाम की। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था उस्मा साहिबा कि अब आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए, आवाम की जिंदगी खतरे में डाले बगैर। आपको चल गया पता पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है, हो सकता है आपकी सारी पार्टी भी इस्तीफे देने के हक में ना हो, तो अब आपको ये चाहिए नहीं कि अब आप हुकूमत पे तनकीद तो करें, लेकिन ये वेट करेंगे 5 साल पूरे कर लें? नहीं, ऐसे नहीं होता। वेट करें कि हम सारे जो हैं वो ऊपर उठा दिए जाएं। वो बार बार आपको कहते थे ना, ऊपर उठाऊंगा, हम सबको ऊपर उठाने के लिए। उसके बाद सियासी इंतकाम की जो इंतहा किए चले जा रहे हैं। क्या मैं पाकिस्तान की, मैं तो कह रही हूँ, पता करें कहीं माउंट बैटन जो है उसने भी कोई जो है वो हमारे हक में फैसले ना कर दिए हो, पाकिस्तान की लाइन ही उसने जो है वो शरीफ फैमिली के हक में ना खींच दी हो। ये भी फैसले एक दफ़ा देख लेना चाहिए। और वो हमें अब सियासी इंतकाम भुगतना है, क्या करना है, ये जो मर्जी करें। हमारी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है तमाम तर बातों के बावजूद। ये जो आपने कहा पूरे लोग इस्तीफे देंगे कि नहीं, ये कतई तौर पर ये आप सोचिएगा भी नहीं। हमारे तमाम इस्तीफे हमारे पास मौजूद हैं। जिस दिन नवाज शरीफ साहब इशारा करेंगे उस दिन वो इस्तीफे आपको नहीं ना सोचो ना। अब इतनी भी बात नहीं है। न्यू PMLN अकेली निकली थी, आपको याद होना चाहिए। जज बहाल कराने के लिए PMLN अकेली ही निकली थी और वो हो गया था। और ये तहरीकें चलाना जो है ये इसके अंदर जो अवाम के खिलाफ खड़ा होना चाहेगा, अवाम के सेंटिमेंट्स के खिलाफ वो हो जाए, उसकी मर्जी
मर्जी है। आपकी बाकी बातों को मैं काउंटर नहीं कर रहा, वो यास्मीन साहिबा जवाब देंगी, लेकिन आपने ये जो बात कही है ना, वो अकेली निकली थी, उसमें कियानी साहब आपके साथ थे, तब हो गया था, वरना नहीं होना था। लेकिन एनी हाउ आगे चलते हैं इसके ऊपर। नहीं, कमाल है। कियानी साहब बंदे लेके आए थे, कियानी साहब ने जीटी रोड भरा था। क्या बात करते हो कामरान, कियानी साहब ने ये किया था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से जो है वो जज बहाल करा दिए थे कि अब ये गुजरावाला से आगे अगर आएंगे और जीटी रोड के ऊपर ये जम्मे गफीर और ये हजारों की तादाद में लोग बर्दाश्त नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर में। इस पे लासिर हासिल बहस हो सकती है कितने लोग निकले थे, लेकिन हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इस पे जरूर कभी आपसे डिस्कशन करूंगा कितने लोग निकले थे और किस तरह हुआ, ठीक है ना। चलिए इस पे हमारा डिसएग्रीमेंट है, कर लेंगे डिबेट, आप भी इधर मैं भी इधर इंशाल्लाह। यास्मीन साहिबा बड़ी खूबसूरती से या तो आपने जरदारी साहब को निकाल दिया या बड़ी खूबसूरती से जरदारी साहब खुद ही निकल गए, बट इन आइदर केस आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। एक तो आपके गवर्नेंस के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए और दूसरा उस्मा साहिबा कह रही है कि जी हम वेट नहीं करेंगे। फिर भी मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की 5 साल इनको दे दें, वो कह रहे हैं वेट नहीं करेंगे। तो आप या तो कुछ ऐसा अच्छा करें जिस तरह वैक्सीन वाली खुशखबरी थी, और खुशखबरियां सुनाएं कि ये निकल ना सके सड़कों पे आपके खिलाफ और आप 5 साल पूरे करें, वरना वो कह रहे हैं हम निकल आएंगे लॉन्ग मार्च की तरह, इफ्तिखार चौधरी वाले। नहीं, ये ज़रूर निकलें। वजह ये है, ये तो इनका जमहूरी हक है, किसने इनको मना किया निकलने से, पर इनके निकलने से कोई हमें परेशानी तो नहीं हुई ना। आपके सामने है, जब एक बहुत बड़ा इन्होंने वो कहा था, इसरार किया था, जब हम लाहौर में आएंगे ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, वो तो आपके सामने था कामरान, आपने वो ठाठे मारता हुआ समंदर भी देख लिया था। मैं तो तब भी कभी कोई परेशानी नहीं थी मुझे। 11 पार्टियों ने मिलकर 18,000 बंदा इकट्ठा किया और आपके सामने है कि क्या हालात रह गए थे। बेचारा जब मौलाना फजलुर रहमान आए तो कुछ कुर्सियां थीं और कुछ मौलाना साहब के लोग रह गए थे। तो हमें इस तरह के इत्तेहाद से और ये जो इकट्ठा चुनचू का मुरब्बा बना हुआ, इससे कोई डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। बाकी जहाँ तक इनका है कि जी हम तहरीक चलाएँगे, जितनी तहरीकें चलाएँगे वो हमें भी पता है। अब आ गया मसला कि आगे कैसे चलना है। नो जितनी दफ़ा दिल करता है इनका प्रोटेस्ट करें, मैं तो कोई प्रोटेस्ट पे कभी भी कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, जरदारी साहब ने एक बात ज़रूर अच्छी कही है, मैं भी अप्रिशिएट करूँगी कि वो कहते हैं भाई आपने सियासत करनी है तो नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लेके आएँ, यहाँ तशरीफ़ लेके आएँ, आके अपना लीड करें। वो कहते हैं जी मैं लॉन्ग मार्च लीड करूँगा वहाँ, यानी वो वलैत में वहाँ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर चलेंगे, बाकी कौम जो है वो लॉन्ग मार्च में यहाँ से चलेगी। तो ऐसे तो लीडर कोई भी नहीं बनता ना। ही हैज़ टू कम बैक। और अपना उन्होंने यही कहा कि आपने इसाक-डार को भी वापस वोट डालने के लिए नहीं दिया। इसाक-डार कैसे आए? इसाक-डार को तो उन्होंने छुपा के वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है पहले भी। यास्मीन साहिबा, सवाल मेरा आपसे ये है कि मरियम नवाज ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि जान को खतरा है नैब के हाथों, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के हाथों। वो कह रहे हैं हमें लीडर चाहिए, जिंदा, लाशें नहीं चाहिए। तो आप उनको बुला के आपने पहले भेजा मेडिकल रीजंस की वजह से, अब वो रीजन पॉलिटिकल हो गया कि उनकी जान को भी खतरा है। 2 हार्ट अटैक वो कह रही हो चुके हैं आपकी कस्टडी में। तो आप क्यों चाह रही हैं कि लीडर्स की लाशें मिले इधर से, यास्मीन साहिबा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जितने अरसे वो हमारे पास रहे, हमने तो उनको बहुत अच्छी तरह उनका ख्याल भी किया, उनका इलाज भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाज की वजह से उनकी तबीयत में बहुत बेहतरी आई। बल्कि जाते हुए उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस हुकूमत का, हमारे अस्पताल का, कि जो बड़ा अच्छा मेरा इलाज किया। ये नो कंप्लेंट्स। मेरी तो जब मुलाकात हुई मैंने उनसे खास तौर पर पूछा था कि आप बाहर से कोई मुआलिज आपका बुला लें, बिकॉज ये तो इंसान। अब उनको अचानक खतरा हो गया है ना अपनी जान का, उसकी गारंटी आप दें तो शायद वो सोचे भी आने का। नहीं, वो तो जान का, मुझे नहीं बात नहीं सुनी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया उनको अपनी जान का खतरा किस चीज़ से। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। किस चीज़ से खतरा है कि किसी ने उन पे हमला कर देना? पहले कौन सा हमला हुआ था? जेल में होंगे, किसी ने भी नहीं हमला करना, और इंशाल्लाह जब जेल में रहेंगे तो वहाँ उनकी हर तरीके से हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। आफ्टर ऑल मफरूर है, उन्होंने अपना सारा जो सेंटेंस है वो पूरी करनी है, और ये कोई हमारी हुकूमत ने नहीं इनके ऊपर किया है। ये तो देखें डिस्क्वालीफाई ये हुए जब। राइट, तो आप ये कह रही हैं वापस आए, जमजम वापस आए और सीधा जेल जाएं, बिल्कुल ठीक है। और जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप एक पेज पे हैं इस वक्त। भट्टी साहब, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जरदारी साहब और गवर्नमेंट पहली दफ़ा एक पेज पे आई है, और वो भी लेके नवाज शरीफ साहब की वापसी को। तो आपके ख्याल में ये क्या कोई डील हुई है? ये कोई जरदारी साहब ने या अपना कोई मैकेनिज्म चलाया, लड़ाया, क्या किया? आपका क्या तज्जिया है सारे मामले? देखिए, पहली बात तो ये कि मुबारकबाद गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन पे। पीछे हम बड़ी कमियां कोताहियां हैं, बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह करे अगले मरहले जितने भी हैं, जिस तरह बता कह रहे हैं उमर साहब कल हो जाएगा, जिस तरह अल्लाह करे जिस तरह भी ये हो जाए, ये आवाम का फ़ायदा, हमारा फ़ायदा, और अल्लाह करे इसमें अब मज़ीद डिले ना हो।
दूसरी बात है, इस सवाल पे आने से पहले मैं हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पीडीएम रहे ना रहे, पीडीएम में फूट पड़े ना पड़े, पीडीएम में दरार आए ना आए, आपको जुगतें मारने की, आपको खुशियाँ मनाने की, आपको ये कह के मारने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? वो खुश हो रहे हैं, रिलीफ नहीं, हो मैं गए। बताता हूँ ना, कल हमारे दोस्त उस्मान डार साहब मिठाई लेके एक प्रोग्राम में पहुँच गए और अच्छा। मिठाइयाँ खा रहे थे। अच्छा। बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है मुझे दूसरी इनिंग्स मिली है। मान लिया हम तो कह रहे थे कि 2020 खेलेंगे हमारे साथ, वनडे भी नहीं खेला, अब टेस्ट खेल लें, दूसरी, अल्लाह करे उनको दूसरी इनिंग्स पूरी मिले और उनको मिलनी चाहिए, हक है उनका। अच्छा, लेकिन तब तक वो इस मुसीबतों में फंसे रहेंगे जब तक अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं बेहतर करेंगे, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पे नहीं आएंगे, वादे दावे नारों पे नहीं आएंगे, फोकस नहीं करेंगे अपने पे। तीसरी बात, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो क्यों नहीं आना चाहिए उनको? वापस आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? तीन कायदे हैं। भाई 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं उनको जेल में। नहीं, अल्लाह उनको सेहत दे। अल्लाह जरदारी साहब भी काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह उनको भी सेहत दे, सारों को बीमारों को सेहत दे। 3 वजह। नंबर 1, इखलाकी तौर पर वो इलाज के लिए गए थे, हुकूमत वहाँ गिरा के लीड करने नहीं गए थे, वो सियासतें करने नहीं गए थे, इलाज करने के लिए गए थे। 4 हफ्ते 8 हफ्ते हो गए और उन्होंने एक दिन अस्पताल नहीं, एक दिन इलाज नहीं। सुन लेना एक, जी जी, एक 30 सेकंड दे दें फिर आप सुन लें। आप 2 मिनट लेने के और भी बातें नहीं। नंबर वन कि उनको इखलाकी तौर पे वापस आए। नंबर 2, कानूनी तौर पर अदालत ने कहा है वो पूरे निज़ाम की तज़ीक करके गए हैं, वो झूठ बोल कर गए हैं, वो उन्होंने उनकी मुद्दत ज़मानत ख़त्म हो गई है, वो इश्तिहारी हो चुके हैं, उनको वापस आना चाहिए। नंबर 3, सियासी तौर पर सिविलियन बालादस्ती कायम करनी है, वोट को इज्जत देनी है, 74 साल हिस्ट्री बदलनी है। क्यों नहीं वापस आते? वापस आए, मुझे लीड करें, हसन हुसैन को लाएं। मैं आज ये इस प्रोग्राम में सारों के सामने कर, हसन हुसैन को लाएं और वापस आएं, आके लीड करें, मैं उनके पीछे खड़ा हूं। लो जी, उस्मा बुखारी साहिबा, तीन वोट आपके खिलाफ हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। जरदारी साहब, हुकूमत, यास्मीन साहिबा और भट्टी साहब, और उन्होंने सारे गुलवादियों और साफ, और यास्मीन साहिबा ने भी कह दिया ऐसा लीडर को तो नहीं बन जाता कि अगर आप वहाँ बैठ के भगड़ों की तरह जिंदगी गुजारते रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह। सारी बातें आपने सुनी, अब तो मेरे ख्याल से वापस आई जाना चाहिए, अब सभी कह रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया, जरा सुन लें, उसके बाद आपने जवाब देना है। मौलाना ने जनाब आज बड़ी मायने खींच गुफ्तगू की, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेकर सुनवाया, उन्होंने कहा क्या है? हमारे मुल्क पर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर 2.5 साल में उसने साबित कर दिया कि वो नालायक और नाअहल है। अपनी नाअहली तस्लीम करो और इख्तिदार छोड़ जाओ। ताकतवर कुव्वतें मुल्क की मुहाफिज बने, एक नाजायज हुकूमत की मुहाफिज न बने। ये बड़े कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा? फिर आप इस मैदान में है क्यों? सियासत में है तो इख्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा। सियासत बुज़दिली का नाम नहीं, सियासत जुर्रत का नाम है, सियासत आगे बढ़ने का नाम। मोर्चे जंग में तब्दील होते रहते हैं, तहरीकें रुकती नहीं है। सब साथ रहे या कोई एक आध साथ ना रहे, नई हिकमत के साथ दोबारा हमले की नीयत से पीछे आ गए तो इसमें फिर कोई। उस्मा साहिबा, मौलाना ने भी कह दिया कि ये क्या बात हुई जी, मैं जेल नहीं जा सकता, सियासत बुज़दिली का नाम नहीं, और बाकी के लोग भी ये कह रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? अब तो आ जाना चाहिए मियां साहब को वापस। देखिए, पहले तो बात यह है कि आपको थोड़ी सी गलत फहमी है। ये उन्होंने किसको कहा है, ये अगर आपकी इंटरप्रिटेशन ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा है तो आपकी मर्जी है। आप बताएं किसको कहा है? जो लोग जो है वो जेल जाने के लिए, वो मुझे छोड़े ना, मैंने नहीं बताना, मैंने जब बताना होगा मैं तब बता दूंगी। जरदारी साहब को 2-3 बातें। एक तो यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने 18,000 लोग मान लिए मीनार पाकिस्तान पे। नहीं, वो अभी आप जाती कर रही है, छोड़े पर 5-7। मैं तो कह सकता हूँ ना, अगर नवाज शरीफ तो जरदारी हो, कमाल मेहरबानी करें, बात तो पर नहीं पूरी करने दो ना। और दूसरा ये है कि वो तरीके चलने की जो बात कर रही हैं, इनको जो है वो आदत अपनी तरीकों की है, जिस पर ये अंपायर की उंगली लेके निकले थे ना ढूंढने के लिए, और किस जो है वो कहाँ बैठकर क्या बातें करते रहे, कैसे वो लंदन प्लान बने। तो ये तरीके जो है इनको उसकी आदत है, इसलिए इनको दूसरी तो तरीकों का पता नहीं वो होती कैसे हैं और चलती कैसे हैं। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि नवाज शरीफ ने लीडर बनना नहीं है, नवाज शरीफ लीडर हैं, और वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जिसकी सियासत ये बड़ी देर से ख़त्म करने निकले थे। पहले मुशर्रफ निकला था, उसके बाद जो है वो अब इनको भी बड़ा शौक आया, ख़त्म हो गई है सियासत, और आज भी पाकिस्तान की सारी सियासत वो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमती है। अब 2-3 बातें जो तुमने भी कही कामरान, और वो कि अचानक खतरा हो गया, भट्टी साहब ने कही है, वो कह रहे हैं जी अचानक खतरा कैसा हो गया, आना चाहिए वापस। मैं आ रही हूँ। भट्टी साहब पे
भट्टी साहब के साथ मेरा एक, आपको पता है मैं भट्टी साहब के साथ अलहदा होंगी एंड पे, पहले मैं जरा आप दोनों की बात का जवाब दे लूं। तो अचानक खतरा की बात नहीं है, अचानक खतरे की बात नहीं है। मियां साहब की सेहत के जो मसाइल हैं और कोविड इस वक्त पाकिस्तान में भी जहां है उससे कहीं ज्यादा उसमें यूके में है। उनको बात तो करने दे यार, आप खातून को औरत मार्च हो जाएगा आप पे। हाँ, कोई इनको किसने घुमाना है? नहीं घुमा सकता है। नहीं आप मैं अपने मुतालिक, मेरे मुतालिक ये राय है कि मुझे कोई नहीं घुमा सकता, क्योंकि मैं खुद बड़ा घुमा हूं। लेकिन आपके मैं और अज़मा बुखारी एक पेज, भट्टी साहब बोलने दें उनको ना प्लीज, एक पेज तो मैं फाड़ता हूं अभी। जी 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 फरमाएं। ना भट्टी साहब ये मुझे नहीं घुमा सकता कोई, बड़े आए घुमाने वाले नहीं। भाई मैंने क्यों घुमाना है, मैं तो खुद घुमा हुआ हूं। अच्छा दूसरी बात ये है, हाँ तुम बहुत घूमे हुए हो और पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान, भुट्टो, बेनजीर, ये सारे तो मतलब थे ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनको अचानक खतरे कैसे हुए, ये अचानक क्या बातें कर रहे थे और कैसे जो है वो इस वक्त इनकी कब्रें खुद गई, तो ये अचानक नहीं होते ये। और मियां साहब जो बयानिया लेके चले हैं, उस बयानिए के बाद उनकी बेटी को स्मैश करने की धमकियां मिलती हैं भाई, उनका नाम आप ले नहीं सकते, उनके स्टेटमेंट आप चला नहीं सकते, तो आपका ख्याल है कि जब वो मुल्क में आएंगे तो उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक होगा, या होता रहा है पहले? तो ये मेरे, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है फिर आप मुझे म्यूट कर देते हो तो वो बेहतर है कि मैं इससे ज्यादा आगे ना जाऊं। अब आ जाते हैं भट्टी साहब के ऊपर। भट्टी साहब ने दो तीन बड़ी अच्छी दो तीन बातें की। पहले तो उन्होंने इखलाकियात की बात की, तो भट्टी साहब इखलाकियात की जहां तक बात है तो इखलाकियात यही है कि अरशद मलिक जो है वो अपनी वीडियो में, जो उसकी वीडियो अब मौजूद है कोर्ट के पास अपील के साथ अटैच्ड है, वो अपील अभी तक नहीं निकली है। और इखलाकियात की जहां तक बात है कि इखलाकियात एक मुशर्रफ के ऊपर भी लागू होती है, उसके ऊपर भी जो है वो बहुत सारी इखलाकियात है, वो हमारे गद्दारी का मुजरिम है। दूसरी जहां तक कानूनी बात है तो कानूनी बात यह है कि वो बेल पर जो है वो उनको तिब्बी बुनियादों पर हुकूमत ने भेजा, आगे कोविड आ गया, इसमें उनका कोई जो है वो लेना देना है। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। मुझे एक ब्रेक में जाना है। मैं दो सवाल छोड़ के जा रहा हूं। एक तो स्मैश वाला सवाल जो है वो यास्मीन साहबा के लिए कि बार बार जो नून लीग वाले कहते हैं कि हुकूमत स्मैश करना चाह रही है मरीम नवाज को, इतना क्या खतरा बन गया आपके लिए कि खातून को आप स्मैश करना चाह रहे हैं? का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे बढ़ के अवाम की राय हमने आपको सुनवानी है। व्यूअर्स, मैंने पंजाब की अवाम की राय ली है कि जरदारी साहब का या हुकूमत का या भट्टी साहब का जो मशवरा है कि नवाज शरीफ साहब फौरन वापस आ जाएं, उस पर अवाम ने क्या जवाब दिया है, ये सुनने वाला होगा एक ब्रेक के बाद। बड़ी तल्ख बातें हुई हैं जी पीडीएम के इजलास में, बड़े ताने दिए गए नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर, और उसके ऊपर हमने पंजाब की आवाम से, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है नून लीग का, उनसे राय ली कि जरदारी साहब का यह मशवरा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए, और ये तो हुकूमत का भी खैर मशवरा भी है, तलकीन भी है और धमकी भी है, आना चाहिए वापस। उस पर आवाम ने क्या कहा, जरा सुन लें। नेल्सन मंडेला ने भी 26 साल जेल काटी है, आप आए, आप लीडर हैं। ना 9 मन तेल होगा ना रात आना चाहिए। नवाज शरीफ को आना ही नहीं चाहिए कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं जो तब्दीली ला के ना। इनकलाब इस तरह नहीं आते कि आपको जाके बाहर बैठ जाए। जब वो यहाँ सियासत करते हैं तो उन्हें यहाँ आकर मैदान में बात करनी चाहिए, आना चाहिए वापस। इस तरह के हालात नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो। इस पाकिस्तान का माल लेके वो बाहर गए हुए हैं, उन्हें वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ जब उसकी वालदा फोत हुई तब नहीं आया तो अब आएगा वापस। अपनी बीवी के फोत होने पे नहीं आ सके तो अभी क्या आएंगे? मुल्क बचाना तो आना पड़ेगा वापस। हमारी नवाज शरीफ से खुद ये गुजारिश है कि आप आके पाकिस्तान को संभालो, पाकिस्तान का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं इमरान खान साहब। नवाज शरीफ साहब अगर शेर हैं तो उनको आना चाहिए। ये अपना जेब के लिए मुतालबे कर रहे हैं, सब चोर हैं। मियां साहब गए आने के लिए नहीं। जरदारी साहब ने सही मुतालबा किया है लेकिन वो आएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने करप्शन इतनी की हुई है। नवाज शरीफ साहब को भी वापस नहीं आना चाहिए। नवाज शरीफ की जान को वाकई थ्रेट है। सही एक जरदारी सब पे भारी, वो खुद नहीं करना चाह रहे और नवाज शरीफ साहब को फंसाना चाह रहे हैं। सर आना चाहिए, उनको मुकाबला करना चाहिए। क्यों, किस लिए हैं वो? जेल जाने के लिए बस वो आए। जो जंग लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ता है। हुकूमत के कहने पे तो आ नहीं रहे, जरदारी के कहने से ही आ जाए। ना नवाज शरीफ साहब ने आना है, नवाज शरीफ साहब तो बाहर गए हुए हैं, सुकून से मजे ले रहे हैं। नून लीग को बड़ा अच्छा सबक सिखाया जरदारी ने। बिल्कुल आना चाहिए, आखिर उन्होंने इतना अरसा इस मुल्क का से फ़ायदा उठाया है। नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। जो निज़ाम है हमारे मुल्क का, ये सारा दरम बरम हुआ हुआ है। नवाज शरीफ को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए उसको। इसने तो मुंह की रोटी भी खोली हमारी। अवाम के लिए आना चाहिए, मुल्क के लिए आना चाहिए। ये नहीं कह रहे हम कि जेल काटने के लिए आए। 90% लोग जो है जिनमें नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर भी हैं, वो समझते हैं कि उनको वापस आना चाहिए लीडरशिप के इशारे। लेकिन यास्मीन साहब अगर वापस आ गए तो ये लगता नहीं कि आपकी हुकूमत के लिए ज़्यादा मसला बन जाएगा, फिर वही रिपोर्टें चलेंगी, फिर उनको वापस बाहर भेजा जाएगा, फिर वो एक प्रेशर करेंगे बिल्ड। तो आपको किस तरह सूट करता है उनका वापस आना सियासी तौर पर? जब यहाँ गए थे करके गए थे, अगर आपको पता हो तो हमारे पास अस्पताल में जब दाखिल थे
तो तब तक तो बाहर जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो जब वापस वहाँ शरीफ सिटी पहुँचे हॉस्पिटल में, तो इन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि जी हमने बाहर जाना है, और इन्होंने कोर्ट के अंदर अपना जो भी था वो प्रेजेंट किया। हमारा बोर्ड जो था उसने उनको कहा कि ठीक है, अगर ये, क्योंकि यहाँ के मुआलिज पे तो जो हमारे मुआलिज थे उन पे उनको यकीन नहीं था। मैंने बल्कि उनको ऑफर किया कि हम आपका यहाँ सीटी स्कैन और ये सारा कुछ यहाँ हो जाए। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ वापसी पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा दोबारा, वो आप सही कह रही हैं, वो तो आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए। मेरे लिए तो बड़ा अहम है कि वापस तशरीफ लाएं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आप एक यू रिमेन द प्राइम मिनिस्टर थ्राइस ऑफ दिस कंट्री, आप एक कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट से आप पीछे हट जाएं, कितने अफसोस की बात है। और मैं नहीं कह रही, सारी कौम कह रही है आप तशरीफ लाएं वापस। अगर लेकिन एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे उस्मा बुखारी साहबा ने भी कहा कि आप तो मरियम नवाज को स्मैश करने के दर पे हुई है गवर्नमेंट, तो आपके मतलब ये जो परसेप्शन है कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा, मरियम नवाज जान को खतरा आपकी हुकूमत, इसको किस तरह आप न्यूट्रलाइज करेंगी ताकि वो वापस आए? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ है कि पहले भी तो इधर ही थे मुल्क के अंदर, मरियम भी इधर ही हैं, कितनी जानों को उनके इतने वो ख़तरे हुए हैं और कितनी इनके ऊपर मुश्किलात। असल मसला तो मुश्किलात ये है कि उनसे जेल काटनी मुश्किल होती है। जिस तरह ऑलरेडी भट्टी साहब ने फरमाया है कि उन्होंने कहा मैं वापस आऊँगा, जेल काटूंगा, किस तरह काटूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले तो ये क्लियर कर दें ना कि मौलाना फजलुर रहमान किसके बारे में बात कर रहे थे, वो भी तो नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनका वापस आना, अगर वो वाकई आके यहाँ अपनी पार्टी को लीड करना चाहते हैं तो वापस तशरीफ लाएं, और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तशरीफ लाएं। हम तो पाकिस्तान में हर चीज़ का इलाज करने को तैयार हैं। अभी पिछले दिनों मरियम बीबी ने फरमाया कि उनको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि आप हमसे रब्ता कायम करें, इंशाल्लाह जिस तरह की बिल्कुल ठीक है जी, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। भट्टी साहब, ये स्मैश करने वाली बात जो उस्मा साहिबा ने कही है, तो ये खतरा तो है ना? नहीं, कि नहीं है? देखिए, नंबर वन, बिल्कुल किसी को स्मैश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उनको, मरियम नवाज साहबा को, जब तक वो बाहर हैं, जब तक उनके केसेस वो ज़मानत पे रहें, उनको बोलना चाहिए, उनको बोलने का हक होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, परवेज़ मुशर्रफ साहब का अज़मा बुखारी साहबा के साथ कई मरतबा प्रोग्रामों में कहा है कि उनको वापस आना चाहिए, केसों को फेस करना चाहिए, कोई इखलाकियात का मेयार सब पर होता है। नंबर थ्री और आखिरी, ये आप 1 मिनट देंगे, मैं सिर्फ, उन्होंने अरशद मलिक की बात की। अरशद मलिक साहब का बिल्कुल, हमें अल्लाह उनको मगफरत करे, बख्शिश फरमाए अरशद मलिक साहब की। जिस तरह उनकी गैर इखलाकी वीडियो ख़रीदी गई, किसी दिन पूरा प्रोग्राम करेंगे, ये ख़रीदी गई, ख़रीद कर एक मुबैना पिजेरो दी गई जो जाली निकली, उसका चेसर नंबर जाली निकला, चेक दिया गया जो जाली निकला, ये इन्होंने, ये जो नासिर भट्ट एंड पूरी कंपनी थी, ये नून लीग ने किया। हाँ। अच्छा, जिस तरह वीडियो की ब्लैकमेलिंग करके उस पर वीडियोस बनाई गई, जिस तरह इन्हें जज लगाया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, और जज लगवा कर फिर जिस तरह इनके पास केसेस लगवाए गए, जिस तरह इन्हें रायविंड में नवाज शरीफ साहब के सामने बुलाया गया, जिस तरह इन्हें हुसैन नवाज के मदीना में रमज़ान अल मुबारक के दौरान बुलाकर तो उधर ढीलें ऑफरें की गई और शहरीतें ऑफर की गई और पैसे ऑफर किए गए, फिर जिस तरह वीडियो, जब कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहबा ने, वीडियो भरी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद FIA ने 26 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा मरियम नवाज साहब को दिया। मरियम नवाज पहले शबाश, उन्होंने कहा जी मुझे कोई नहीं पता, मेरी भतीजी को पता है। ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं पता। शाहिद खाकान अब्बासी, मुझे कोई नहीं पता। फिर मरियम नवाज साहबा, मजे की बात, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता। वीडियो बनाई नासिर मलिक ने, वीडियो लाई नासिर भट्ट ने, दिखाई नासिर भट्ट ने, ब्लैकमेल किया तो फैसला सही हुआ या गलत हुआ अरशद मलिक का? नहीं, मैं कह रहा हूं अदालत में है, साबित करनी चाहिए। और आखिरी बात, वो जो चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब ने भी कहा, चीफ जस्टिस साहब पिछले ने भी कहा, वीडियो लाने वाली वीडियो आ रही हो गए, हम क्या करें? वीडियो को अरशद मलिक को मिसकंडक्ट में निकाला गया, ये निकाला गया। अगर वीडियो असल साबित होती है, उनके सारे केसेस खत्म हो। लेकिन वो तो एक अलग पिटीशन जाएगी ना, या गई भी है। मैं पूछता हूं, लेकिन इस तरह नहीं कहना चाह रहे, आप लोगों ने तो ब्लैकमेल करके उनको सारे फैसले करवाए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? फिर एक और सवाल है मेरे पास भी आपके लिए। देखिए कामरान, मुझे पर आज इंटरप्टेड बात करने दीजिए, मेरी पॉइंट में पूरा नहीं बता सकती। पहले तो मैं यास्मीन साहिबा की 1-2 बातों पे जो है वो कमेंट कर दूं। एक तो ये है कि कमिटमेंट की बात आप ना किया करें, आप अपने लीडर की कमिटमेंट देखें। जो बातें और जो सबज बाग दिखा के आया था वो लोगों को, और आज वो किसी बात के ऊपर कायम नहीं रहता। यूटर्न जो है बड़े लीडर की निशानी होती है। और इलाज की जहाँ तक बात है, तो नवाज शरीफ साहब को अब आपके इलाज की जरूरत नहीं, नवाज शरीफ साहब ने अब आपका इलाज करना है। सो ये अब गेम जरा रिवर्स हो गई है, सो इसलिए ये तो आप रहने दीजिए। अब आ जाते हैं जो बात मैं पहले कर रही
थी। देखिए इखलाकी, कानूनी और ये सारे जवाब जो है ये इमरान खान के लिए एग्जिस्ट करते हैं, अलीमा बाजी के लिए करते हैं, खुसरो बख्तियार जहांगीर तरीन के लिए करते हैं, ये फैसल वाडा के लिए करते हैं, अफरीदी साहब जिसको डिप्टी चेयरमैन सेनेट लगाया वो ना दहिंदा है, वो ना दहिंदा है। मैं बात पूरी कर लूं, भट्टी साहब इजाजत दे दीजिए मैं बात पूरी कर लूं। वो ना दहिंदा है 1 अरब से ज्यादा जो है वो बैंकों को, मुख्तलिफ बैंकों को, परवेज रशीद जो है वो उसको पंजाब हाउस के पैसे जमा, जो वो कह रहे थे मैं जमा कराना चाहता हूं, उसकी इजाजत नहीं मिली, वो ना दहिंदा होके अगले डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। तो ये और भी बहुत सारी लंबी एग्जांपल्स हैं, टाइम आगे गुजर जाएगा कि मुझे अब जरा वीडियो के ऊपर बात करनी है। तो बहुत सारी बातें इरशाद भट्टी साहब ने अधूरी मालूमात जो है वो पहुंचाने की दिखाया। मेरे नाम के साथ पहला लफ्ज मैंने अज़मा बुखारी साहब का नाम नहीं लिया, मैं माजरत चाहता हूं। आपने बात तो की है नून लीग में, नहीं मैं अधूरी नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट यार सुने दे क्या कह रही है वो। अच्छा सुना जी जी उज़मा साहब, भट्टी साहब बात पूरी कर रहे हैं, सुना ले भट्टी साहब आप सारा वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे बोल के मतलब आप कर लेते हैं ना, हम गरीबों को भी अपनी बात करने का मेरे से ज्यादा आप कंप्लीट कर ले, वक्त कम है, ख्याल आता है सबका, तो हमें तो बात कर लेने देना, इस तरह तो टाइम की नहीं करें। बराए मेहरबानी अपनी पॉइंट पे आपने जो बोलना था मैंने आपको एतराज नहीं किया, आप जो मर्जी बोलिए, आपका हक है। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। वो वीडियो जो है वो मुशर्रफ के दौर की बनी हुई है भाई, वो हमारे दौर की बनी हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो वीडियो जो अरशद मलिक साहब की वीडियो मरियम नवाज साहबा ने दिखाई थी ना, उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया कि तुम्हारी जो है वो वीडियो सामने आ जाएगी अगर मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आप लोगों की डिस्कशन जारी रहेगी कि ब्रेक लेने का, ब्रेक लूंगा जी मैं।